अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं वा पाकिस्तान डिजिटल का यूट्यूब चैनल। और आज किताब दोस्त में हमने किताब को चुना है कराची वाला। जी हाँ, कराची वाला। अख्तर बलोच जो कि मारूफ सहाफ़ी, मुहक्किक और शफीक उस्ताद की हैसियत रखते थे, उनका इंतकाल हो गया है। उन्होंने अपने मुंतखब ब्लॉग्स पर एक किताब पब्लिश की थी जिसका मजमून कौन से कायदे आजम, सफ़ा नंबर 27 आपको सुनाते हैं। आप सुन रहे हैं अली रजा की जबानी। पिछले हफ्ते एडिटर साहब ने फरमान सादर किया कि अख्तर भाई कायदे आजम का यौम पैदाइश करीब आ रहा है, इस बार की किस्त मज़ार कायद पर हो जाए। हमने भी हामी भर ली, बल्कि थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई कि इतने दिन हो गए बाबा जी की खिदमत में हाजिरी की फुर्सत ही ना मिल पाई। हमारे बचपन में कायदे आजम का मज़ार एक ऐसा मुकाम था जहाँ कम से कम वक्त और पैसों में पहुंचा जा सकता था। शुरू में तो दाखिले की कोई फीस ना थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ फीस अदा करनी पड़ी, बल्कि अब तो खानदान के हर फर्द के लिए टिकट लेना पड़ता है। जैसे ही आप पैदल या अपनी गाड़ी में मदार के अहाते में दाखिल होंगे, आपके हमरा तमाम लोगों की गिनती की जाएगी और हर फर्द के हिसाब से 20 रुपए का टिकट दिया जाएगा। मोटरसाइकिल खड़ी करने की फीस 20 रुपए है, जबकि दीगर गाड़ियों के अलहदा अलहदा रेट्स हैं। पार्किंग एरिया में एक बोर्ड भी नस्ब है जिस पर वाज़े तौर पर लिखा है कि गाड़ी में किसी टूट फूट की जिम्मेदारी इंतजामिया पर आज ना होगी। जब आप वापस लौटेंगे तो वापसी के गेट पर मौजूद एहलकार आपसे टिकट वापस ले लेंगे। हमारे साथ भी यही हुआ। हमने एहलकार को बताया कि ये टिकट हमें दफ्तर में जमा करवाने होंगे। एहलकार ने नाखुशगवार लहजे में पूछा, क्यों? हमने कहा कि अव्वल तो पैसे लेने हैं, दोम इस बात की सनद रहे कि हम यहाँ आए थे। एहलकार ने दाखिले और पार्किंग टोकन के कोने फाड़ कर हमें लौटा दिए। बहरहाल हमने मज़ार कायद पहुंचने के लिए मरकजी रास्ते के बजाय इससे मुतसिल एक और रास्ता इख्तियार किया, लेकिन चंद ही लम्हों बाद अपनी गलती का एहसास हो गया। ये एक इंतहाई नाहमवार और बेतरतीब रास्ता था। खैर, हम मज़ार कायद के मरकजी दरवाजे पर पहुंच गए। शाम का वक्त हो चुका था। मज़ार पर तैनात गार्ड मामूल के मुताबिक पाकिस्तानी परचम उतार रहे थे। हम इस कार्रवाई की तस्वीरें बना रहे थे कि अचानक जोर जोर से सीटी बजने की आवाज सुनाई दी। देखा तो एक बारिश उम्र रसीदा शख्स चंद लोगों को इशारे से बुला रहा था। हम तस्वीरें बना चुके थे, सोचा देखें माजरा क्या है। बहस हो रही थी। तलब किए जाने वाले अफराद ने पूछा, क्या मसला है? इसने कहा, जूते जमा कराओ और टोकन लो। टोकन लो के मायने हैं पैसे दो। इसने कहा, और तुम खुद जो जूते पहनकर यहाँ खड़े हो, क्यों? तो उसने कहा, हमारा मर्जी। खैर, दो एक लोगों ने बीच में पड़कर मामला निपटा दिया। अचानक मेरे अकब में कोई सरगोशी में बोला, नोट पर तो कायदे आजम छाप दिया, इस कमाई से दिल नहीं भरा, अब ये कमाई खा रहे हैं। मैं यही सोच रहा था कि कायदे आजम के साथ हमने क्या किया है। कमाल की बात यह है कि मज़ार कायद की तामीर का नक्शा भी एक हिंदुस्तानी आर्किटेक्ट का बनाया हुआ है। मज़ार कायद के लिए कुल 4 नक्शे तैयार किए गए थे और इन चारों में से कोई आर्किटेक्ट भी पाकिस्तानी ना था। एक नक्शा तुर्क आर्किटेक्ट ए वासफी इगल, दूसरा हिंदुस्तानी आर्किटेक्ट नवाब दैनियाल जंग और तीसरा बरतानवी आर्किटेक्ट रागन स्क्वायर ने तैयार किया था। ये तीनों नक्शे रद्द कर दिए गए। बिलाखिर दिसंबर 1959 में मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की ख्वाहिश पर नक्शे की तैयारी का काम एक और हिंदुस्तानी आर्किटेक्ट याया मर्चेंट को दिया गया। मारूफ सहाफी गुलाम मुहिद्दीन अपने एक मजमून में मज़ार के हवाले से लिखते हैं कि मज़ार के डिजाइन का बुनियादी काम 28 जनवरी 1960 को मुकम्मल हो गया था। तामीराती काम का बाकायदा आगाज 8 फरवरी 1960 को हुआ। 31 जुलाई 1960 को इस वक्त के सदर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने मज़ार का संगे बुनियाद रखा। 31 मई 1966 को मज़ार का बुनियादी ढांचा मुकम्मल होकर 12 जून 1970 को इमारत को संगे मरमर से आरास्ता करने का काम पाया तकमील को पहुंचा। 23 दिसंबर 1970 को चीन के मुसलमानों की जानिब से बतौर तोहफा भेजा गया। 81 फुट लंबा फानूस गुम्बद में नस्ब किया गया। मज़ार की तामीर पर 1 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत आई, जो इस जमाने में एक खतीर रकम समझी जाती थी। मज़ार का कुल रकबा 116 एकड़, मरकजी रकबा 61 एकड़, इतराफ के 55 एकड़ पर मुश्तमिल है। मजीद लिखते हैं कि मज़ार के 5 दरवाजे हैं। एम ए जिना रोड पर वाक़े दरवाजे का नाम बाबे जिना, शारे कायदीन पर वाक़े गेट का नाम बाबा कायदीन, मशरकी जानिब वाक़े दरवाजे को बाबे तंजीम, शुमाली जानिब वाक़े गेट को बाबा इमाम और पुरानी नुमाइश पर वाक़े गेट को बाबा इत्तेहाद का नाम दिया गया। मज़ार के मशरकी हिस्से में एक कमरे के अंदर 5 कब्रें हैं। मज़ार कायद पर फातह ख्वानी पर जाने वालों की अक्सरियत इस कमरे तक नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह यह नहीं कि इसके कमरे में जाने पर वहां मौजूद कब्रों पर फातह करने पर पाबंदी है, बल्कि लोग इन कब्रों की वहां मौजूदगी के बारे में लाइल्म हैं।
ये कब्रें मामूली अफराद की नहीं बल्कि इनके सियासी सफर में शरीक कार की हैं। इनमें से सबसे पुरानी कब्र नवाब लियाकत अली खान की है, दूसरी कब्र सरदार अब्दुल रब नश्तर की है, तीसरी कब्र मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना की है, चौथी कब्र मोहम्मद नूरुल अमीन की है और पांचवी बेगम राना लियाकत अली खान की है। राना लियाकत अली खान की कब्र के सिवा बाकी 4 कब्रों पर कुतबे बंगाली जबान में भी दर्ज हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद की वो शख्सियत थे कि जिनकी पैदाइश से लेकर वफात तक हर शख्स ने इनकी तारीख पैदाइश, जाए पैदाइश, शादी, मजहब के बारे में अपने अपने अंदाज में लिखा। हालिया दौर में पाकिस्तान की दरसी किताबों में इनकी जाए पैदाइश वजीर मेंशन कराची लिखी जाती है, लेकिन माजी की दरसी किताबों में इनकी जाए पैदाइश जिला ठट्टा का एक इलाका झर्क लिखी गई है। मिट्टी बाई और जिना बाई पूंजा के 7 बच्चों में मोहम्मद अली जिन्ना सबसे बड़े थे। इनके 3 भाई अहमद अली, बंदे अली और रहमत अली थे, जबकि 3 बहनें मरियम, फातिमा और शीनी थी। सिंध मदरसुल इस्लाम के रिकॉर्ड में इनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना भाई और शहर पैदाइश कराची दर्ज है। जिन्ना साहब की प्राइमरी तालीम का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, लेकिन ठट्टा जिला के गांव झर्क के लोगों का कहना है कि वहां पैदा हुए। वाज़ेह है कि सिंध के कदीम तरीन प्राइमरी स्कूलों में से एक झर्क में वाक़ है, जो कि सिंध मदरसतुल इस्लाम से भी 15 बरस पहले कायम हुआ और अभी तक चल रहा है। झर्क के बुजुर्ग शहरियों का दावा है कि जिन्ना ने प्राइमरी तालीम वहीं हासिल की और ये भी कि स्कूल के रिकॉर्ड में इनकी तारीख पैदाइश 20 अक्टूबर 1875 दर्ज थी। रिकॉर्ड मुबैना तौर पर 1960 के बाद हैदराबाद डिवीजन के कमिश्नर ने अपनी तहवील में ले लिया, जो कि आज तक वापस नहीं किया गया। ये 1 यूनिट का दौर था जब लोगों की शनाख्त ज़बानों, सूबाई हुदूद और हत्ता के मुल्क के दारुल खिलाफा और हुलिये तक को तब्दील किया जा रहा था। 1 यूनिट प्रोजेक्ट की तकमील के लिए तारीख को तब्दील करना बहुत जरूरी था। चनाचा सब कुछ असरे नौ तैयार हो रहा था। खुदा खुदा करके 1 यूनिट पूरा हुआ तो मुल्क आधा रह गया। 1960 तक की जो किताबें और दस्तावेजात तल्फ होने से बच गईं, इनमें जिन्ना साहब की कोई वाज़ेह तारीख पैदाइश तो दर्ज नहीं, अलबत्ता कहीं कहीं ये कहा गया है कि वो कोई पौने 100 बरस कबल झर्क के करीब किसी छोटे से गांव में पैदा हुए। अगस्त 1960 में सिंधी अदबी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम शाये करदा सिंधी जबान में 7वीं जमात की निसाबी किताब का दूसरा सबक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि इनके वालिद एक गरीब ताजिर थे। इसी सबक में मजीद ये भी बयान किया गया है कि जिन्ना सेठ नूर मोहम्मद लल्लन वालों से 3000 रुपए कर्ज लेकर विलायत में बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए गए थे। अब आते हैं एक और मामले की जानिब, वो है कायदे आज़म की तकारीर का, जिनमें एक जानिब तो वो सेकुलर नजर आते हैं जबकि दूसरी जानिब मजहबी। गवर्नर जनरल की हैसियत से उन्होंने 11 अगस्त 1947 को इस वक्त की कानून साज असेंबली से जो खिताब किया था, इससे जाहिर था कि पाकिस्तानी रियासत की बुनियाद सेकुलर होगी। लिबरल फोरम पाकिस्तान की अगस्त 2012 में शाये करदा किताब से कायदे आज़म का दस्तूर साज असेंबली से खिताब के सफ़ा 11 और 12 पर इस खिताब का तर्जुमा यूं किया गया है: आप आज़ाद हैं, मुकम्मल आज़ाद हैं, कि आप मंदिरों में जाएं, आपको पूरी आज़ादी है कि आप अपनी मस्जिदों का रुख करें, या पाकिस्तान की रियासत में जो भी आपकी इबादत गाहें हैं इनमें आज़ादी से जाएं। आपका कोई भी मजहब, जात या मसलक हो सकता है, रियासत के उमूर का इससे कोई ताल्लुक नहीं। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ अरसे गुजरने के बाद हिंदू हिंदू रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। मैं ये बात मजहबी मायनों में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो हर फर्द के निजी अकीदे का मामला है, बल्कि रियासत के बाशिंदे होने की बिना पर सियासी मायनों में। 11 अगस्त 1947 की इस तकरीर से मजहबी जमातों को ये फिक्र लाहक हो गई कि जिन्ना पाकिस्तान को एक गैर मजहबी, आज़ाद और रोशन ख्याल मुल्क बनाना चाहते हैं। ये जमातें जिन्ना साहब को न तकसीम से कबल समझ पाई थी न बाद में। अगर ये जमातें सिर्फ कायदे आज़म की दूसरी शादी और इनकी बेटी की पसंद की शादी पर गौर करते तो शायद इनकी समझ में बात आ जाती। मारूफ मुहक्किक अकील अब्बास जाफरी ने अपनी किताब कायदे आज़म की अज़दवाजी जिंदगी के सफ़ा 39 to 40 पर लिखते हैं: दार्जिलिंग वापस आने के बाद एक शाम मोहम्मद अली जिन्ना सर डिनशाह पेटेट के पास पहुंचे और इधर इधर की बातों के बाद इनसे पूछने लगे, मुख्तलिफ फिरकों के अफराद के माबैन शादियों के मुताल्लिक आपका क्या ख्याल है। सर पेटेट ने, जो सूरत हाल से बिल्कुल बेखबर थे, बहुत जोर देकर अपनी राय का इजहार किया कि ऐसी शादियों से यकजहती में खासा इजाफा होगा और हो सकता है कि अंजाम कार यही शादियां फिरका बराना मुनाफरत का आखिरी हल साबित हों। जिन्ना इससे बेहतर जवाब की तवक्को नहीं कर सकते थे। उन्होंने बहस पर मजीद अल्फाज जाया किए बगैर अपने बूढ़े दोस्त से दो टोक अल्फाज में कहा, मैं आपकी बेटी से शादी का आरज़ूमंद हूँ। सर डिनशाह सकते में रह गए और इनको अंदाजा न था कि इनकी राय के खुद इनकी जात पर कोई असरात मुरतब हों।
होंगे। इन्हें सख्त तैश आ गया और ऐसी किसी बात को सोचने तक से इनकार कर दिया जो इनके नजदीक लगवा और मजायका खेज थी। लेकिन जब कायदे आजम की बेटी दीना ने एक पारसी से शादी करना चाही तो उन्होंने भी सरासर इनकार कर दिया। एक हकीकत ये भी है कि 11 अगस्त वाली तकरीर के फक्त 6 माह बाद 25 जनवरी 1948 को अपने एजाज में बार एसोसिएशन कराची की जानिब से दिए गए इस्तकबालिया से खिताब करते हुए कायदे आजम ने फरमाया कि वो ये समझने से कासिर हैं कि लोगों का एक तबका जो दानिस्ता तौर पर शरारत करना चाहता है ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान के दस्तूर की असास शरीयत पर इस्तवार नहीं की जाएगी। उन्होंने फरमाया कि आज भी इस्लामी उसूलों का जिंदगी पर इसी तरह इतलाक होता है जिस तरह 13 बरसों पहले था। गवर्नर जनरल पाकिस्तान ने फरमाया कि कुछ लोग इस प्रोपेगेंडा से गुमराह हो गए हैं। मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि न सिर्फ मुसलमानों बल्कि गैर मुस्लिमों को भी खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं। इस्लाम और इसके आला नज़्बुल ऐन ने जमहूरियत का सबक पढ़ाया है और इस्लाम ने हर शख्स को मसावात, अदल और इंसाफ का दर्ज दिया। किसी को जमहूरियत, मसावात और हुर्रियत से खौफजदा होने की क्या जरूरत है जबकि वो दियानत के आला तरीन मेयार पर मबनी हो और इसकी बुनियाद हर शख्स के लिए इंसाफ और अदल पर रखी गई हो। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना तकरीर और बयानात बहैसियत गवर्नर जनरल पाकिस्तान 1947 से 48 शाये करदा हुकूमत पाकिस्तान वज़ारत इत्तलात और नशरियात इस्लामाबाद। कायदे आजम की जिंदगी का एक और तनाज़ा यह है कि उन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाजें किसकी इमामत में अदा की थी। एक तबके की राय यह है कि इन नमाजों की इमामत मारूफ मजहबी और सियासी रहनुमा शाह अहमद नूरानी के वालिद शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी ने की थी, जबकि इस वक्त की तस्वीरों से ये बात साबित होती है कि इमामत अल्लामा ज़हुरुल हसन दर्स ने की थी। ईद उल अज़हा की नमाज का वाक़या कुछ यूं है कि नमाज का वक्त हो गया लेकिन गवर्नर जनरल के आने में कुछ ताख़ीर थी। गवर्नर जनरल के अमले ने अल्लामा ज़हुरुल हसन दर्स से दरख्वास्त की कि नमाज में कुछ मिनट की ताख़ीर की जाए ताकि गवर्नर जनरल नमाज में शरीक हो जाएं, लेकिन अल्लामा साहब ने इनकार कर दिया और नमाज शुरू करवा दी। अभी नमाज ईद का खुतबा जारी था कि कायदे आजम ईदगाह पहुंच गए। अगली सफ़ें पुर हो चुकी थी, लिहाजा इन्हें आखिरी सफ़ों में जगह मिली। वो वहीं बैठ गए और नमाज अदा की। नमाज के बाद अमले के कुछ लोगों ने कायदे आजम के कान भरना शुरू किए कि अल्लामा साहब की जिद की वजह से इन्हें पिछली सफ़ों में नमाज अदा करनी पड़ी। कान भरने वाले लोगों को इस वक्त सख्त मायूसी हुई जब कायदे आजम ने कहा कि पाकिस्तान को ऐसे ही उलमा की जरूरत है। मैंने एक बार मारूफ सहाफ़ी मरहूम ज़मीर नियाज़ी से, जिनसे मेरी बड़ी नियाजमंदी थी, कायदे आजम की दीगर तकारीर का हवाला देकर बात की तो उन्होंने मुस्कुराते हुए फरमाया, ले दे के 11 अगस्त वाली एक तकरीर है जिसको हम पाकिस्तान को सेकुलर रियासत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर ये तकरीर भी ना हो तो हम क्या करेंगे। दूसरी जानिब जब हमने तारीख दां डॉक्टर मुबारक अली से इस सिलसिले में बात की तो उनका कहना था कि एक तकरीर किसी नजरिए के नफाज के लिए काफी नहीं। हमें इस ख्याल को कि पाकिस्तान एक गैर मजहबी और आजाद ख्याल रियासत हो बुनियाद बनाकर काम करना चाहिए। मुमताज दानिश्वर डॉक्टर मेहदी हसन से इस बाबत सवाल किया तो उनका कहना था कि 11 अगस्त के बाद की तकरीरों को छोड़ें क्योंकि 11 अगस्त की तकरीर आइन साज असेंबली में की गई थी, इसलिए ये बुनियादी हैसियत रखती है। चलो ये भी अच्छा ही हो कि कायदे आजम ने ये तकरीर पर 1940 की दहाई में की थी। अगर हालिया दौर में होती तो कोई भी वकील किसी आला अदालत में एक आईनी दरखास्त दे मारता और फिर जो जरदारी साहब के साथ हुआ शायद कायदे आजम के साथ भी वैसा ही होता। कायद के वकील को भी आला अदालतों को यकीन दहानी करानी पड़ती कि चूंकि गवर्नर जनरल का ओहदा गैर सियासी और वो मलका बरतानिया का नुमाइंदा है, इसलिए आइंदा कोई भी सियासी बयान नहीं देगा।